कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, पाठ 1 जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। आइए इसे हम समझते हैं, ठीक है। और आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कापी पर नोट करेंगे, ठीक है भाई। पहला प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो समझिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, ठीक है भैया। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब अगला प्रश्न है कि वैद्युत आवेश क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? आओ इसके बारे में जानें। तो वैद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उनका अनुभव भी करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। आगे पूछा गया था हमसे कितने प्रकार का होता है। आइए वैद्युत आवेश के प्रकार आप समझाते हैं कि वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? कोई पूछे आपसे तो 2 प्रकार का होता है। इसके बारे में सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को धनावेश तथा ऋणावेश नाम दिया। यानी वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इनके बारे में किसने बताया था? अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में, ठीक है भाई। आइए ये कैसे होते हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में भी जानते हैं। सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश, सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है धनावेश आवेश या ऋणावेश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देता है, ठीक है भाई। और विजातीय आवेश अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, पास बुलाएंगे। अगर धनावेश है तब एक दूसरे को दूर हटाएंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ये इनकी प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, ठीक है। अब वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है? आइए इसके बारे में भी जानें। वैद्युत आवेश का SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, ठीक है भाई। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैद्युत आवेश राशि कैसी है? तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। हमने पढ़ा है राशियां कितने प्रकार की होती हैं पिछले क्लास में। तो राशियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी राशि होती है? हमने बताया अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि किसे कहते हैं? परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आप ध्यान से समझें क्या है कि वैद्युत आवेश
के मूलभूत गुण लिखो। यानी वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, आप इनके बारे में बताएं। ठीक है, तो आप कैसे करके बताएंगे, ध्यान दें भाई, ये अपनी कॉपी पर नोट करते रहें। ये प्रश्न जो लिखे हैं, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण निम्न हैं। कौन कौन से हैं, आइए जानें। नंबर 1 क्या है कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर, जब आवेश स्थिर होता है तो उसके चारों ओर, वह अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर लेता है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश के होने पर, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश के होने पर इस पर वैद्युत बल कार्य करने लगता है। कौन सा बल कार्य करने लगता है, वैद्युत बल कार्य करने लगता है। इसका दूसरा पॉइंट देखिए आप, वैद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यानी नष्ट नहीं होता है। वैद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात किसी विलगत निकाय का कुल वैद्युत आवेश सदैव नियत रहता है। कहने का मतलब है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है भैया। अगला है चौथा नंबर कि वैद्युत आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। वेग यानी जो उसमें गति होती है, वैद्युत आवेश की जो गति होती है, ये वेग होता है। वैद्युत आवेश वेग यानी गति यानी चाल पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 5 है किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु के विभिन्न कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, समझे। किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है उस वस्तु के विभिन्न कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात कुल आवेश हमने कैपिटल Q से प्रदर्शित किया है, तब उस पर उस वस्तु का, उस कण का आवेश कितना है, ध्यान दीजिए। Q बराबर हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 डैश 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 Qn तक। जितने भी उसमें कण होंगे, जितने भी उन कणों का आवेश होगा, उनका कुल आवेश Q इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है कि वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। अगर वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। अब आप ध्यान दें, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित ही किया जा सकता है। इसे ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, यानी वैद्युत आवेश की संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में कि वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तब आप बताएंगे इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखिए, यानी लॉ ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में हम आपको कल समझाएंगे।
अब आप फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की कॉपी बना लें। ठीक है, आज से हम भौतिक विज्ञान का कार्य शुरू कर रहे हैं और आपको पर डे समझाया जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।